अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूं वो आप देख रहे हैं इस वक्त अपने घर के बाहर कई जगह पर देश में बारिश हो रही है। बारिश देखा ना आपने। लेकिन एक बात कहूं, इस बारिश ने अच्छों की पोल खोल दी। अच्छों की। जो अधिकारी ठेकेदार मोटा पैसा लेकर बड़े बड़े पुल बना रहे हैं, लंबी लंबी सड़क बना रहे हैं, दरअसल ये पुल और सड़क नहीं बना रहे हैं, ये आपको धोखा दे रहे हैं। वो आपकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर और ये ठेकेदार सिर्फ पैसा बना रहे हैं, सिर्फ पैसा। और आपको क्या मिल रहा है, सोचा है कभी? टूटी सड़क, गड्ढे। आपकी कॉलोनी में पानी भरा होगा, आपने किसी से कहा? नहीं कहा होगा। ये नेता अधिकारी सोते रहेंगे, इन्हें जगाना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों से, इन्हें अगर अभी नहीं जगाया ना आपने तो वो दिन दूर नहीं है जब सब कुछ पानी पानी हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बारिश से विकास पर ब्रेक लगेगा, सब कुछ पानी पानी हो जाएगा। आप लोग बताइए मुझे थोड़ी देर के लिए, क्या बारिश पहली बार हो रही है धरती पर? बताइए जरा आप। हर साल होती है ना बारिश, तो हर साल होती है बारिश। जब आती है तो सब कुछ अच्छा होना चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है, ठीक उसके उलट। क्योंकि बारिश आई नहीं, सबसे पहले तो बिजली काट देते हैं। बिजली तुरंत जैसे ही बारिश हुई बिजली कट गई। अरे क्यों भाई, बिजली क्यों काटी आपने? आप व्यवस्था को सुधारिए ना। और इनसे भी इनका पेट नहीं भरता है तो पानी भरा हुआ है, करे तो करे क्या आदमी? बारिश हो रही है, बिजली चली गई, पानी भरा हुआ है, बड़े बड़े शहर थम गए। और एक और कड़वी बात आज मैं कहने जा रहा हूं, आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे ये भी बता देता हूं पहले ही। मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या देश में ठीक से काम करने वाले लोग नहीं बचे? क्या इंजीनियर नहीं बचे? क्या ठेकेदार नहीं बचे? नहीं बचे, बिल्कुल नहीं बचे, मैं तो कह रहा हूं। और मुझे तो अब लगता है कि अमेरिका और जापान से लाना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि भारत के लोग यहां पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। इन्हें पैसे खाने से फुर्सत नहीं है। पहले तो सालों में सड़कें खराब होती थी, लेकिन अब तो हद ही हो गई। 10-15 दिन में ऐसी हालत सड़क की, ये जो इंजीनियर और ठेकेदार हैं ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम 80 के दशक में चले गए। मैंने मान लिया, चलिए नेशनल हाईवे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकियों का क्या? बाकी शहरों का क्या? क्योंकि ना तो निगम काम कर रहे हैं, ना पालिकाएं काम कर रही हैं, और ग्रामीण इलाकों में तो सड़क खेत बन गई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि अब ये सब नहीं चलेगा। अगर गड़बड़ आपके इलाके में है तो आवाज उठाइए, वीडियो बनाइए, मुझे बताइए, क्योंकि ये सिर्फ आपके इलाके की बात नहीं, ये देश की बात है। अगर हम आज चुप हो गए ना तो भविष्य में लोग हम पर सवाल उठाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि आज से अब और नहीं, अब जवाब देना पड़ेगा। क्या हुआ है सड़कों के साथ, पहले आप वो देखिए। सड़कों पर लबालब पानी, जहां तहां बड़े बड़े गड्ढे, कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम, सड़क पर बिताए कई घंटे। यह हालात दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों के मानसून की पहली बारिश के बाद, जहां जाओ वहां सड़क पर कई फीट पानी भरा है। ऑफिस जाने में देरी, स्कूल जाने में समस्या, मरीजों के लिए सबसे बड़ी आफत। यह वो समस्या है जिससे केवल दिल्ली और एनसीआर ही नहीं, पूरा देश जूझ रहा है। लेकिन आज बात दिल्ली की खास तौर पर करेंगे। राजधानी जो है
देश की राजधानी दिल्ली, जहां से देश की सियासत चलती है। लेकिन मॉनसून की पहली बारिश ने जो दिल्ली एनसीआर की पोल खोली है, उससे क्या मुंह दिखाने लायक रहेंगे सफेदपोश? क्योंकि जब ये दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम की सड़कों पर निकलेंगे तो सबसे पहले तो इनका ट्रैफिक जाम में फंसना तय है। और गलती से अगर पैदल निकल गए तो सफेद कपड़े लौटने पर सफेद नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसी व्यवस्थाएं सरकार ने ही कर दी हैं। सोचिए कितना दो चार होना पड़ रहा होगा आम आदमी को, ना कोई अपने काम पर समय पर पहुंच पा रहा है। और आज सुबह की तो छोड़िए, कल शाम जब पानी बरसना शुरू हुआ तब लोगों ने आधे घंटे का रास्ता 1.5 से 2 घंटे में पूरा किया। और इसी के साथ थम चुकी है देश की रफ्तार। इसलिए लोग कह रहे हैं इससे तो गर्मी ही अच्छी है, नहीं चाहिए बारिश से सुहाना मौसम जो घंटों रास्तों में ट्रैफिक में फंसा दे। मैं सुबह 8:30 बजे का निकला हूँ। कहाँ से? दिल्ली कैंट से। अच्छा, और कहाँ जाना है? गुड़गांव। यानी ट्रैफिक जाम में आप फंसे पड़े। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्थिति है। ये देखिए, कुछ और भी राहगीर, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, कब से निकले पड़े और कहाँ फंसे? सर मैं निकला हूँ आपका 8 बजे से निकला हुआ हूँ संगम बिहार से, अभी तक यहीं फंसा हुआ हूँ। और इसकी कोई वो नहीं है, रास्ता देख लीजिए, पानी देख लीजिए, मेरे जूते का हाल देख। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली तस्वीर तो गुरुग्राम की सर्दन पेरिफेरल रोड से सामने आई, जहां कई फीट गहरे गड्ढों में ट्रक धंस गया। इसे खाई समझने की भूल मत करिएगा। ये तस्वीर गुरुग्राम के सर्दन पेरिफेरल रोड की है, जहां रात तक तो सड़क थी, लेकिन सुबह होते होते बड़ा सा गड्ढा बन गया। लोग रात को छोड़कर कुछ गए थे और सुबह लौटे तो कुछ मिला। सड़क, यहाँ सड़क था या गड्ढा था? सड़क थी सर यहाँ पे। क्या यह रास्ता था या गड्ढा था? नहीं सर, यहाँ तो ये रास्ता था, गड्ढा तो नहीं था। पर आप सरकार का काम देख लो जी। हैरान करने वाली बात तो ये कि ये सड़कें कोई सालों पुरानी नहीं थी, महीनों पुरानी भी नहीं थी, जो 12 घंटे की बारिश ना झेल पाए। ये सड़क तो महज 15 दिन पुरानी थी, जो कुछ मिलीमीटर बारिश में बड़े गड्ढे में बदल गई। कहा जा रहा है कुछ दिन पहले ही सड़क बनी। हाँ बनी थी। हाँ। अभी बनी थी, 15 दिन हुए ज्यादा ढंग से। हाँ, ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है, जो ये सड़कें कुछ देर की बारिश नहीं झेल पा रही हैं। मोटे मोटे टेंडर दिए जा रहे हैं, इनके निर्माण के लिए पैसा दिया जा रहा है, लेकिन असल मायने में जब बरसात के दिन में इनकी टेस्टिंग होनी थी तो इनकी गुणवत्ता की पोल खुल गई। जैसे 2 गाड़ी आगे निकल गई है, तीसरी हमारी निकलने क्या आगे वाले टायर तो निकल गए, पीछे वाले टायर के नीचे दब गए। उसके दबने के कारण ये गड्ढे में गिर गई। कहीं गड्ढे हो गए हैं तो कहीं सड़कों पर पानी भरने से शहर की रफ्तार रुक गई है। इससे केवल उन लोगों को परेशानी नहीं हुई, बल्कि इससे देश पीछे जा रहा है, क्योंकि इनमें कई लोग अपनी रोजी रोजगार पर जाने वाले हैं। वो पैसा देश के विकास में काम आता, लेकिन शायद ये तो सरकारें चाहती ही नहीं है, ये तो नेताजी चाहते ही नहीं। देश पीछे जाए तो जाए, इन्हें क्या, खुद तो सत्ता पर काबिज हैं, लेकिन जनता गड्ढों में ही टहल रही है। लेकिन ये सड़क सिर्फ गड्ढे में तब्दील नहीं हुई है, ये एक सवाल पैदा कर रही है। अगर देश को विकास की रफ्तार देनी है तो सड़कों का ठीक होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर सड़कें ठीक होंगी तो देश रफ्तार पकड़ेगा। ये लोग रफ्तार पर ब्रेक लगा रहे हैं और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम चुप नहीं बैठेंगे। अब आ जाइए राजधानी पर। अच्छा, एक बात बताइए जरा मुझे, राजधानी किसी भी देश के लिए उसकी पहचान होती है। हमारी दिल्ली भी कुछ ऐसी है, लेकिन दिल्ली में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आप लोग ही बताइए मुझे, दिल्ली के बारे में कुछ सही बातें आपको याद हैं? सालों से हम एक चीज सुन रहे हैं, भाई वहां तो मौसम बड़ा बेकार रहता है, दिल्ली जाके क्या करेंगे, वहां पोल्यूशन इतना ज्यादा है, प्रदूषण चरम पर है, सफाई के मामले में दिल्ली कई छोटे शहरों से पीछे है। इस बारे में सोचिए अगर सोचा नहीं है। और बारिश में तो दिल्ली दरिया बन जाती है। क्या ऐसी होनी चाहिए देश की राजधानी? सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए। मैं तो कहता हूं कि ऐसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे। टीवी के उस पार बैठे हुए हैं, यही कह रहे होंगे कि यार ठीक कह रहे हैं मृदुल जी। लेकिन एक बात पता है, एक बात सोचिए जरा, हम करें क्या भाई, क्या करें हम?
लोग कहेंगे कि भाई सरकार ही बदल दी हमने, तो अभी अभी सरकार बदली हुई है। कुछ लोग ये कहेंगे अभी हाल ही में बदली है, थोड़ा सा सरकार को समय तो दे दो। चलिए ठीक है, समय दे दिया, लेकिन मैं यहां बात सरकार की कर ही नहीं रहा हूं। मैं तो बात कर रहा हूं व्यवस्था की। यहां बात काम में लापरवाही बरत रहे लोगों की है। यहां बात सिस्टम की है। आप समझिए थोड़ी देर के लिए, सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन सिस्टम का क्या? दिल्ली तो अभी भी गहरे पानी में है और सिस्टम उस पानी में तैर रहा है। वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं राष्ट्र सर्वोपरि, और मैं ही दिखाऊंगा। सवाल ये कि इस सिस्टम को कौन बचाएगा? ये तो डूब रहा है और कह रहा है बचाओ बचाओ, मुझे बचा लो, लेकिन कोई नहीं है जो इस सिस्टम की मदद करे। कोई हाथ ही नहीं बढ़ा रहा है मदद के लिए। कोई बढ़ाए चाहे ना बढ़ाए, मैं एक बात आपसे कहता हूं, दिल्ली वासियों को आगे आना होगा, पूरे देश को आगे आना होगा दिल्ली के लिए। हमारी दिल्ली है भाई, ये दिल्ली को स्वच्छ बनाना है, साफ बनाना है, व्यवस्थित बनाना है, तो अपनी आवाज को बुलंद करना होगा। मैं इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं, मैं किसी एक शहर की बात नहीं कर रहा, ये देश की राजधानी है दिल्ली, और यहां देश भर से लोग आते हैं। आपकी जिम्मेदारियां हैं, आप समझिए इसे, क्योंकि अब मैं जो तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं, उस तस्वीर को देखकर आप भी कह उठेंगे कि राजधानी ऐसी नहीं होनी चाहिए। इससे बढ़िया तो हमारा एक छोटा सा शहर है, लेकिन हमें उस शहर को भी बढ़िया रखना है और हमारी राजधानी को भी। देखिए जरा, धीरे धीरे रेंगती गाड़ियां 12 घंटों में थम गई दिल्ली। गाड़ियों की नहीं, विकास की रफ्तार थमी। क्या पॉश इलाके, क्या आम इलाके। बारिश हुई तो दिल्ली एनसीआर की पोल एक बार फिर खुल गई। शाम को लोग ऑफिस से निकले तो अपने समय पर थे, लेकिन घर पर समय से पहुंच नहीं पाए, क्योंकि आसमान से पानी क्या बरसा। 20 मिनट के अंदर ही मेट्रो सिटीज की पोल खुल गई। जो प्रशासन लंबी लंबी डींगे हाँकता है, वो बड़े बड़े दावे करता है, उनकी सच्चाई एक बार जरा सी बारिश में सामने आ गई। किस तरीके से ट्रैफिक यहाँ पर पूरी तरीके से रेंग रहा है। अगर फ्लाईओवर की स्थिति कहूँ तो फ्लाईओवर पे भी ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आ रहा है। कई जगह पे वाटर लॉगिंग की समस्या है, ट्रैफिक जाम की समस्या, और जिस तरीके से अगर कहा जा रहा था सरकार की ओर से कि वाटर लॉगिंग नहीं होगी, रात को हमने देखा था कि किस तरीके से वाटर लॉगिंग की स्थिति हुई थी, और अब तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये लंबा जाम देखने को मिल रहा है, तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के आईटीओ की हैं, जहां वीवीआईपी मूवमेंट आम है, लेकिन देखिए कैसे 20 मिनट की बारिश में सड़क पर पानी भर गया और गाड़ियां चलाने वालों की रफ्तार कुछ ऐसी थमी कि पंजा ब्रेक और क्लच के बीच में उलझ गया। अब ये तस्वीर देखिए, ये दिल्ली के लुटियन इलाके की तस्वीर, राजधानी का बेहद पॉश इलाका। यहाँ दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा का सरकारी आवास भी है। उसी के पास की सड़क पर हाल सिर्फ 1 घंटे की बारिश में क्या हो गया, ये सब कुछ तस्वीरों से बयां हो रहा है। ये दिल्ली सरकार के वो मंत्री हैं जो बारिश से पहले दिल्ली में जल भराव ना होने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि हालात कई जगह पर सुधर गए हैं, कहीं सुधारने का काम चल रहा है, लेकिन जगह जगह पानी भरा तो विपक्ष को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। दिल्ली ने इतनी भारी बारिश होने के बावजूद भी देखा कि किस तरीके से दिल्ली में वो वाटर लॉगिंग जो कि यहाँ लीगेसी थी, हर बारिश में मिंटो ब्रिज का फोटो छपना अखबार में, ये एक ट्रेंड था। इस बार दिल्ली ने वो नहीं देखा। इस बार आईटीओ स्मूथ चलाई। इसको और बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ अभी भी वाटर लॉगिंग्स है, वो ऐसे काम है जो थोड़ा लॉन्ग रन वाले काम है, उनको भी हम ठीक करेंगे। पार्टी का ऑफिस इंडिया गेट के पास है, वहाँ से यहाँ आने में मुझे आधा घंटा लगता है। कल मुझे 2.5 घंटे लगे। मुख्यमंत्री हूँ, एलजी साहब हूँ, मंत्री हूँ, सब जा जाके नालों पे फोटो खिंचा रहे थे, फोटो सेशन करा रहे थे कि हमने ये नाला साफ कर दिया, और नतीजा क्या हुआ? हर जगह ट्रैफिक जैम, जल भराव, गाड़ियां खराब हुई।
ये किसी एक राज्य, किसी एक शहर, किसी एक इलाके का हाल नहीं, तकरीबन सभी जगह कुछ ऐसी ही तस्वीरें। उत्तराखंड के नैनीताल में तेज बारिश की वजह से लोगों की जिंदगी की रफ्तार थम गई, क्योंकि वहां भी लंबा ट्रैफिक जैम सड़कों पर दिखाई दिया। जो हाईवे, चौड़ी चौड़ी सड़कें लोगों की सुविधा के लिए, समय की बचत के लिए बनाई गई, वहां घंटों का ट्रैफिक जाम लोगों को सता रहा है। फिर चाहे वो तस्वीरें ग्रेटर नोएडा हाईवे की हों या फिर दिल्ली जयपुर हाईवे की, हालात हर जगह एक ही जैसे हैं। इन हालात में गुरुग्राम प्रशासन ने लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की नसीहत दे दी है। वाह, हम तो सुधरेंगे नहीं, और जब पोल खुलेगी तो कर्मचारियों से कहेंगे कि आप घर पर ही बैठिए, वहीं पर ही काम करिए। अरे ऐसे कैसे देश चलेगा? जितना ब्रेक देश की विकास की रफ्तार बारिश में अव्यवस्थाओं के कारण पहुंचा है, उनका हर्जाना कौन भरेगा? ये जवाब तो प्रशासन को देना पड़ेगा, क्योंकि ये देश का सवाल है। राष्ट्र सर्वोपरि रखकर चलेंगे तब हर पहलू पर काम होगा, और ये नौबत आने से पहले ही इसका इलाज भी होगा। लेकिन नहीं, नेताजी तो अपनी जेबें भरने में लगे हैं। अधिकारी ठेकेदार सिर्फ काम के नाम पर खाना पूर्ति कर रहे हैं। देश को रफ्तार देनी होगी तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि में आपकी ये बात करते हैं, इसलिए ये आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा मैंने आपको दिखाया है, और अगर ये ठीक नहीं होगा तो फिर से दिखाऊंगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, और आज एक और खबर लेकर आया हूं। सेना ने जिनका फन कुचल दिया, अब वो फिर से बिलबिलाने लगे हैं। वो सपोले हैं, सपोले, जिनको भारत ने मार मार के सुझा दिया है, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं। ये सपोले पाकिस्तान में पाए जाते हैं, और ये आतंकी हैं। और ये आतंकी पता है कैसे हैं? एक बात कह दूं, आज ये कुत्ते की दुम है। इनको सालों साल आप सीधे से पतले से पाइप में रखेंगे, तब भी ये टेढ़े के टेढ़े रहेंगे। ये नहीं सुधरेंगे। इनका सिर्फ एक इलाज है, एक इलाज, जो मैं कह रहा हूं, ठोको ठोको नीति ही इनका इलाज है। ये इसी से मानेंगे, ये बिना पिटे नहीं मानेंगे। मैं लिख कर देने को तैयार हूं। ये आतंकी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिलों में छिप गए थे, बताया था हमने आपको, लेकिन अब ये धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं। ये सपोले, ये बाहर आकर पता है क्या कर रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। अरे क्या तैयारी है भाई तुम्हारी? क्या तैयारी है? क्या तैयारी है? अभी भूल गए तुम्हारे भाई बंधु जहन्नुम में पहुंचाए हमने। अब अगर एक छोटी सी गलती की ना, तुम्हारा भी वही हश्र करेंगे हम लोग। हमारी सेना ने अभी अपनी उंगली ट्रिगर से हटाई नहीं है। एक गलती ये पाकिस्तान में बैठे सपोले करेंगे, और इनको हम ठोकेंगे। कह रहा हूं मैं, ठोकेंगे, और ऐसा ठोकेंगे कि 7 पुश्ते याद रखेंगी। और ये जो जिहाद चिल्लाते हैं ना, ये जिहाद करना भी भूल जाएंगे। और एक और बात कह रहा हूं, पहुंचा देना ये मैसेज। ये शहबाज और मुनीर कितनी ही शह क्यों ना दे दें, जब बात आएगी हमारी सुरक्षा की तो फिर हम कुछ नहीं देखेंगे। तुम्हारे आका मसूद और हाफिज फिर से रोएंगे कह रहा हूं मैं, क्योंकि इनके गुर्गे पाकिस्तान की सड़कों पर आ गए। और आकर पता है क्या कह रहे हैं? मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं। सोचिए जरा, ये आतंकी डर गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर का डर आज भी इनके जहन में है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इनको डर है ब्रह्मोस का, इन्हें डर है राफेल का, इन्हें डर है INS विक्रांत का, और ये डर अच्छा है, लेकिन इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूं ना, ये कुत्ते की दुम है, सीधी नहीं होगी। इनके स्लीपर सेल भारत में है, जिसे मैं गद्दार कहता हूं। ये गद्दारी करते हैं देश के साथ, लेकिन उसी के लिए आप सबको तैयार रहना होगा। हर बार कहता हूं, जब भी ऐसी खबर आती है आपको सावधान करता हूं, अलर्ट करता हूं, क्योंकि इनका नापाक मंसूबा अगर हम सब एक रहेंगे तो कामयाब नहीं होगा। लेकिन कैसे ये पाकिस्तान में सपोले बाहर आ गए, दिखाता हूं आपको। आतंकियों को भारत ठोकेगा। पाक में छिपे आतंकियों का खात्मा तय है।
यही वो डर है जिसके कारण पाकिस्तान में बैठे आतंकी कपकपा रहे हैं। जिस तरह से भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, उसके बाद से ये समझ नहीं पा रहे कि छिपे तो कहां छिपे, जाए तो जाए कहां, क्योंकि भारत ये साफ कर चुका है कि वो एक आतंकी की लोकेशन जानता है। जब चाहे जहां चाहे उनका समूल नाश कर सकता है। इसलिए तो भारत की कार्रवाई से घबराए आतंकियों की जुबान पर केवल पीएम मोदी का नाम आ रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जिसे आप सफेद टोपी में पीएम मोदी का नाम लेते सुन रहे हैं, यह है आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी नदीम फैजल। लश्कर का आतंकी नदीम न सिर्फ हाफिज सईद का करीबी है, बल्कि लश्कर के टेरर एक्टिविस्ट का ऑपरेटर भी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने नदीम फैजल को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल रखा है। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लश्कर का चीफ भी रह चुका है। कराची प्रेस क्लब के बाहर यह आतंकी रैली कर रहा, जिसमें 1-2 नहीं 85 की संख्या में आतंकी शामिल हो गए। इससे यह तो साफ हो ही जाता है कि इस रैली की जगह खुद तो हाफिज सईद ने चुनी नहीं होगी, इन्हें ये जगह असीम मुनीर ने ही भारत के खिलाफ जहर उगलने के लिए दी होगी। इन सभी आतंकियों ने जब भारत विरोधी जहर उगलना शुरू किया तो टेप भी सबका एक सा बजा। हर लाइन में हिंदुस्तान को गीदड़ भभकी देते हुए सुनाई दिए। मोदी जो चाहे किए चला जाता रहे, याद रखें कि वो वक्त आने वाला है। मोदी अगर दोबारा से हिम्मत करेगा तो इस मर्तबा इंशाअल्लाह अज़ीज हम रुकेंगे नहीं। नदीम फैजल अपने इस बयान में कहना क्या चाह रहा है? वो वक्त आने वाला है ये कहकर किस ओर इशारा कर रहा है? हम नहीं रुकेंगे ये कहकर क्या इशारा कर रहा है कि भारत के खिलाफ टेरर अटैक की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? लश्कर का आतंकी नदीम फैजल खुल्लम खुल्ला कराची में भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। जो टास्क मुनीर ने उसे दिया है, उसे बिना किसी रोक टोक के वो कर रहा है। कि दुनिया ये समझ रही थी कि इस मुमलिकत खुदादाद के लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को फरामोश कर बैठे हैं, भूल बैठे हैं, तो ये साबित हो गया कि इंशाअल्लाह कश्मीर हमारी रगों में मौजूद है और कश्मीर को कभी भी भूला नहीं जा सकता। इंशाअल्लाह कश्मीर को कभी भी भूला नहीं जा सकता। इंशाअल्लाह मोदी के इक़दामात जो चाहे होते रहें, मोदी जो चाहे किए चला जाता रहे, याद रखें कि वो वक्त आने वाला है। इंशाअल्लाह कश्मीर की आजादी तक, एक इंच की आजादी तक, श्रीनगर की आजादी तक, बारामूला की आजादी तक, अनंतनाग की आजादी तक, जम्मू की आजादी तक, इंशाअल्लाह ये काफिला पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता रहेगा। पाकिस्तानी सेना और आतंकी संगठन की गठजोड़ का भारत के खिलाफ टेरर कनेक्शन अब पूरी तरह साबित हो गया और इसका सबूत भी लश्कर-ए-तैयबा की इस रैली में साफ देखने को मिला। जिस वक्त लश्कर का आतंकी नदीम फैजल भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, उसके ठीक पीछे मुनीर की स्पेशल फोर्स भी दिखाई दी। ये वो सबूत है जो बताता है कि मुनीर ने भारत विरोधी टेप बजवाने के लिए हाफिज के आतंकियों को बिल से बाहर निकाल लिया और भरे बाजार में कराची के अंदर भारत विरोधी मंच सजवाया है। मंच भी ऐसा वैसा नहीं, एक ट्रक लगाया गया है, ट्रक पर 2 लाउडस्पीकर लगाए गए, सामने पाकिस्तानी मीडिया को इकट्ठा किया, ट्रक के बीचों बीच आतंकियों को खड़ा किया, ट्रक पर एक तरफ आतंकी बुरहान वानी की फोटो तक लगा दी और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ पाक नेवी चीफ और एयर मार्शल की फोटो लगा दी। ट्रक के नीचे आतंकी खड़े हैं, पीछे पाक आर्मी की फोटो है, आतंकियों का एक एक कर इंटरव्यू करवाया जा रहा है। इतना सब करने के बावजूद भी पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं कि पाकिस्तान ही आतंकियों की फैक्ट्री है। हालांकि गाहे बगाहे पाकिस्तान का सच दुनिया के सामने आ जाता है। अब एक बार फिर पाकिस्तान बेनकाब हो गया। पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार के एक इंटरव्यू में दिए गए बयान से लश्कर में मोदी का डर बैठ गया है। हिना रब्बानी ने कहा कि पाकिस्तान में एक नहीं कई अब्दुल रऊफ मौजूद है। वही अब्दुल रऊफ जो भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया, आतंकियों के जनाजे में फतिहा पड़ रहा था और पाक सेना सिर झुकाए खड़ी थी। यही पाकिस्तान की असलियत है। पाक में आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं, मोदी का नाम अपनी जुबान पर बार बार ला रहे हैं, लेकिन ऐसा करके ये अपनी मुसीबत को बढ़ाएंगे क्योंकि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अब की बार अगर भारत की तरफ आंख उठाई तो भारत आतंकिस्तान का नामो निशान मिटाकर ही दम लेगा।
इनका तो हश्र हम वही करेंगे जो इनके भाई बंधुओं का किया। इनको जहन्नुम जरूर पहुंचाएंगे। बहरहाल अब खबरों में आगे बढ़ूंगा और आज एक ऐसी खबर सामने लेकर आया हूं जो बता रही है वोटर लिस्ट में सब गोलमाल है, सब गोलमाल चल रहा है और बिहार में तो गजब ही हो रहा है, गजब। सोचिए जरा थोड़ी देर के लिए, आपका वोटर आईडी है, वोटर आईडी में आपके फोटो की जगह फोटो आ जाए अमिताभ बच्चन का, तो क्या होगा? आप कहेंगे भाई बच्चन साहब भले ही शहंशाह हो, लेकिन मेरे आईडी कार्ड पर बच्चन साहब की फोटो क्यों? वहां तो मेरी फोटो होनी चाहिए। आप कहेंगे ये तो मेरा आई कार्ड है, यहां तो मेरी फोटो होनी चाहिए। और बिहार में कुछ ऐसा ही हो रहा है। मामला जब सामने आया तो आज मैं कुछ पूछना चाह रहा हूं कि भाई इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? आई कार्ड किसी और का, फोटो किसी और का, ये कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ है तो भाई कौन जिम्मेदार है? आज हम पूछ रहे हैं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, आप इसे समझिए। ये सुरक्षा का मामला है। आपके आई कार्ड पर किसी और का फोटो, ऐसे तो कोई भी कहीं भी कुछ भी लगाकर देश का नागरिक बन जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा, वोट भी दे देगा वो, और फिर क्या करेगा? गद्दारी करेगा। लेकिन हमें और आपको इसकी भनक तक नहीं लगेगी, हमें पता ही नहीं चलेगा। और इसे लेकर चुनाव आयोग वोटिंग लिस्ट में शुद्धिकरण करने में लगा हुआ है। और बिहार में जब यह कोशिश की गई तो हाय 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 की आवाज आने लगी। विपक्ष को इन सब से दिक्कत है। कल ये हाय हाय करके सड़कों पर आ गए थे, बंद बुला लिया था, वो भी सुपर फ्लॉप रहा, सुपर फ्लॉप रहा। और आज मामला कहां पहुंच गया? सुप्रीम कोर्ट में। इन सब के बीच आपसे एक बात कहना भी चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं। आप देश के नागरिक हैं, आप मुझे जरा बताइए, अगर ऐसी लापरवाही देश में हो रही है तो ये किसकी वजह से हो रही है? और कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई साजिश कर रहा हो, बाहर से लोगों को बुला रहा है, कहीं भी फोटो चिपका रहा है, नाम लिख रहा है और वोट देने का अधिकार दे रहा है, या फिर ये हमारे सिस्टम की खामी है, क्योंकि सोचना हमें ही है। कभी सनी लियोनी का फोटो आधार कार्ड, उनका आधार बन जाता है, कभी ऐश्वर्या राय का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है। और अगर ये सब नहीं रुका तो वो दिन दूर नहीं है जब किसी का भी आपका डेथ सर्टिफिकेट भी बना देंगे ये लोग, और आपको अपने जिंदा होने के सबूत देने होंगे। ऐसी नौबत ना आए, मैं तो यही कह रहा हूं। इसलिए आज ये रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया हूं, अगले कुछ मिनट आपको जरूर देखने चाहिए। देखिए जरा। अब हम अभिलाषा कुमारी को पत्नी माने या नीतीश कुमार को पत्नी? ये वो सवाल हैं जो वोटर वेरिफिकेशन पर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चल रही सियासत के बीच एक आम शख्स पूछ रहा है। ये वो सवाल हैं जो चुनाव आयोग की बड़ी लापरवाही की पोल खोल रहे हैं। ये वो सवाल है जो वोटर वेरिफिकेशन क्यों जरूरी है, इसकी अहमियत को उजागर कर रहा है। इस वोटर आईडी कार्ड को देखिए। ये वोटर कार्ड बिहार के मधेपुरा जिले की रहने वाली एक महिला का है। इस वोटर कार्ड में लिखे नाम को पढ़िए। नाम लिखा है अभिलाषा कुमारी, सही है। पति का नाम चंदन कुमार, सही है। लिंग फीमेल, ये भी सही है। लेकिन ये क्या, इस वोटर आईडी कार्ड में तो अभिलाषा कुमारी की जगह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की फोटो लगा दी। इसी को लेकर अभिलाषा के पति भड़क रहे हैं। यह आईडी कार्ड उन्होंने इसलिए बनवाया था ताकि उनकी पत्नी देश के विकास में आने वाले चुनाव में अपना मत दे सके। लेकिन जब 2.5 महीने बाद ये वोटर कार्ड मिला तो उनके होश उड़ गए। पहचान पत्र हमको पोस्ट ऑफिस के मार्फत आया है, आज से 2-2.5 महीना पहले। जब हम इसको मतलब लिफाफा जब खोले तो लिफाफा में देखते हैं कि हमारी पत्नी का है। जब पढ़े नाम, टोटल नाम पता जब देखे तो सारा चीज़ सही है, लेकिन पता नहीं अपने राज्य में, बिहार में खास करके क्या चल रहा है, इस चीज़ को आज तक हम समझ नहीं सके। जनरल आदमी का फोटो हो सकता है, आपका, मेरा, उनका, लेकिन एक राज्य का मुख्यमंत्री का फोटो, हमारी पत्नी के जगह पर फोटो हो। ये कोई छोटी मोटी चूक नहीं है। किसी के वोटर आईडी कार्ड पर किसी और का फोटो, ये कैसे हो सकता है, वो भी सीएम नीतीश कुमार का। ये सिस्टम की बड़ी लापरवाही की पोल खोलने के लिए काफी है। यही मामला वोटर लिस्ट अपडेशन की मांग को और पुख्ता करता है, क्योंकि ये एक तरह की गलती है। लेकिन इसी तरह के और भी कई मामले फर्जी पहचान पत्र के हो सकते हैं,
जो देश की प्रगति में बाधा का काम करेंगे उन्हें रास्ते से हटाना बेहद जरूरी है। इसलिए विपक्ष के हंगामे के बीच आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो अदालत ने भी साफ शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया, संवैधानिक संस्था के काम पर रोक नहीं, वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा। हालांकि अदालत ने ये जरूर कहा कि आधार वोटर राशन कार्ड पहचान में शामिल होना चाहिए। चुनाव आयोग की प्रक्रिया पूरी होने दें। सुप्रीम कोर्ट ने अपना मत तो इस मामले पर साफ कर दिया। अगली सुनवाई की तारीख 28 जुलाई है, लेकिन इसके बावजूद भी महागठबंधन के नेता कह रहे हैं इससे विपक्ष के वोट काटने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते? क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। ये लोग नकारात्मक लोग, ये जब बांग्लादेशी और रोहिंग्या के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो मैं तो समझता हूँ कि ये देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं और देशद्रोहियों के साथ जो खड़ा है उसको हम वही कहें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को राहत दी है, लेकिन कुछ सवाल भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि आधार कैसे पहचान पत्र नहीं है और अगर ये करना था तो इसमें देरी क्यों की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी प्रश्न उठाया कि चुनाव से ठीक पहले ये रिवीजन क्यों किया जा रहा है। खैर, सियासत तो चलती रहेगी, लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि है। इसके लिए हम सबको इस बारे में सोचना होगा। ये गोलमाल ठीक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल आपके वोट का है। अब खबरों में आगे बढ़ूंगा और आपको फिर से मैं बिहार लेकर चल रहा हूं, क्योंकि बिहार में नेता जो हैं वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जनता चाहती क्या है। वो सिर्फ दादागिरी करने में लगे हुए हैं, वो गुंडागर्दी करने में लगे हुए हैं। खबर बिहार के दरभंगा से सामने आई। अब आप सोचिए जरा, बिहार के दरभंगा में जब एक एम्बुलेंस जा रही थी, रास्ता मांग रही थी आरजेडी के नेता से, तो ये नेता एम्बुलेंस को रास्ता देने के बजाय वहां पर हंगामा कर रहे हैं। आप हैं कौन हंगामा करने वाले? और ये सड़क आपकी नहीं है नेताजी, ये सड़क हमारी है, ये सड़क जनता की है। लेकिन कैसे नेताजी ने बदतमीजी की आरजेडी के नेता ने, दिखाता हूं आपको। आरजेडी नेताओं की गुंडागर्दी की ये तस्वीरें धक्का मुक्की पर आरजेडी नेता उतारू है और ये धक्का मुक्की हो रही है एम्बुलेंस को रास्ता देने की अपील। पेशेंट लाने जा रहा है, क्या करने जाएगा? घूमने जा रहा है, बंद करके रखा है। तो चाहता है अकेले ड्राइवर। भाषण की बात नहीं है, आम आदमी परेशान हो रहा है कोई, और उस पे बदतमीजी से बात करे, इज्जत से बात करे। इसी के बाद आरजेडी नेता खड़े होते हैं, दादागिरी पर उतारू हो जाते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं। कर देंगे, 90 वाला लहराएगा ना तो सीधे नीचे रख देंगे। वीडियो बनाने वाले शख्स के फोन पर जोर से हाथ मारते हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर को हेकड़ी दिखाते हैं, उंगली दिखाकर औकात में रहने के लिए कहते हैं। ये दबंगई किस बात की है भाई? नेता होने से पहले मानवता है, नैतिकता आनी चाहिए। इन सबको आरजेडी नेता ने दरकिनार कर दिया है, एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया। इनके लिए इनकी अकड़ इतनी जरूरी थी। दूसरी बात, जिस नशे में ये घूम रहे हैं वो शायद ये भूल गए हैं कि सत्ता की गद्दी पर पहुंचाने वाली यही जनता होती है। ये जनता जिसे चढ़ाती है उसे उतारती है। यही जनता ने आरजेडी के साथ किया है। और ऐसे ही लोगों को सबक सिखाने के लिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एक मुहिम शुरू कर रहा है। और मैं आज फिर आपसे कहूंगा, इस मुहिम से जुड़ जाइए, राष्ट्रवादी समूह का हिस्सा बन जाइए और हम राष्ट्रवादी समूह को लेकर एक कार्यक्रम करने वाले हैं 18 जुलाई को। मैं आपसे कहूंगा, आप उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां पर आइए। आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जानकारी भेज सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके लिए राष्ट्र कितना जरूरी है, राष्ट्र सर्वोपरि है। बहरहाल एक वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी।
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।